एटम के तीन हिस्से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस पर जब रिएक्शन होता है उससे या तो न्यूक्लियर फिजन या तो फ्यूजन जनरेट होता है। फिजन तब होता है जब न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है और इससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप होती है, रिलीज होती है, जो कि नेचुरली नहीं मिलता है। एटॉमिक बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरी जगह न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब लाइटर न्यूक्लियाई एक साथ कोलाइड कर हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। इसकी एनर्जी रिलीज न्यूक्लियर फिजन से भी कई ज्यादा होती है, जो हमें स्टार्स और सन में देखने मिलती है। हाइड्रोजन बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो हमें हमारा होमवर्क तो करके जाना ही पड़ेगा। द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ओपेनहाइमर। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ओपेनहाइमर क्या थे, उनकी कहानी क्या थी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद उन्होंने भगवत गीता को आखिर कोट क्यों किया, अमेरिकन होने के बावजूद इन्हें कम्युनिस्ट स्पाई क्यों बोला गया। ऐसी बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, हमारी हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर, बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है ये एक मूवी। तो चलिए समझते हैं अबाउट ओपेनहाइमर, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड इट, हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। I remember the line from Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu, who says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. अभी पूरी मूवी की कहानी कितनी सत्य घटनाओं पर आधारित है ये हमें नहीं पता, बट वी नो दैट इट इज बेस्ड ऑन द 2005 बायोग्राफी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। बट हु वाज ही? He was born in the year 1904 and came to be known as an American theoretical physicist. इन्हें टैग दिया गया है as the father of atomic bomb. He has also played an active role in the Manhattan Project. इसी प्रोजेक्ट के थ्रू दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स का जन्म हुआ। And he was also the director of the Los Alamos Lab. ये जो लैब है ये एक प्राइमरी रिसर्च फैसिलिटी रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, और इसी फैसिलिटी के अंदर पहली बार एटॉमिक बॉम्ब को प्रोड्यूस किया गया था। इन सारी चीजों के अलावा he was also known as the man of many talents. He had a knack to learn things very very quickly. एक उन्हें लेक्चर डिलीवर करना था, उसके लिए उन्होंने 6 हफ्ते में डच लैंग्वेज सीख ली। He knew many languages जैसे कि ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच and surprisingly संस्कृत as well. At the age of 18 he went to Harvard. At the age of 23 he went to do his PhD. He was the first to claim that black holes do exist, and these are just few layers of what Oppenheimer actually was. With the kind of genius that he was also subjected to some violent emotional impulses. For example, जब उनकी एक एडवाइजर के साथ बहस हो गई, he tried to poison him. He was tall, he was thin, he was a chain smoker, and maybe that's why his friends called him self-destructive. Not just that, throughout his life he was plagued with depression, but his love for physics knew no boundaries. Now 1945 was the year जब पूरी दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब को समझा। ये पहली बार था जब सक्सेसफुली इसे टेस्ट कर लिया गया था। बहुत सारे लोग इसे देखकर डर चुके थे, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग शांत हो चुके थे, बट द क्रिएटर हिमसेल्फ ओपेनहाइमर, इन्हें अपनी क्रिएशन ही हॉन्ट कर रही थी। मे बी ही वॉज वन ऑफ दोज फ्यू क्रिएटर्स जिन्हें अपनी क्रिएशन से ही रिग्रेट हो रहा था। एंड इट इज एट दिस टाइम दैट ही कोटेड द हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता, चैप्टर 11 श्लोका 32। नाउ आई हैव बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। बिकॉज मे बी हिज कॉन्शियस रियलाइज कि उस एक बॉम्ब के होने से किस लेवल का और कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। अब हमने ओपेनहाइमर की स्टोरी के अलग अलग एंगल्स तो समझ लिए, बट वन थिंग दैट वी आर मिसिंग आउट इज टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। मैंने आपको बताया था दैट एटॉमिक बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ये जो फिजन है इसकी डिस्कवरी ओपेनहाइमर ने नहीं की थी। ओपेनहाइमर कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जब एक फंक्शनल एटॉमिक बॉम्ब की जरूरत पड़ी। इसे विजन किया गया अंडर द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसकी नींव रखी गई 1939 में ही विद महज $6,000, बट बाय द टाइम दिस होल प्रोजेक्ट एंडेड इस पर करीब 2 बिलियन का अमाउंट लगा दिया गया था। And the amount of people involved in it were 1,25,000. तो वर्ल्ड वॉर 2 तो 1939 में ही शुरू हो गया था, पर 1941 7th of December जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पर। इस वजह से अगले ही दिन यूएसए ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन जापान। अगस्त 1942 आते आते मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ऑफिशियली ओपन कर दिया गया, और अप्रैल 1943 में लॉस एलमोस लेबोरेटरी में क्लियर डायरेक्शंस दिए गए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को टू रिड्यूस द फिजनेबल प्रोडक्ट्स टू प्योर मेटल। देन बाय समर 1945 जो प्लूटोनियम 239 है उसकी अमाउंट काफी सफिशिएंटली अवेलेबल हो चुकी थी। एंड इट इज आफ्टर दिस दैट ऑन जुलाई 16, 1945 ट्रिनिटी टेस्ट कंडक्ट किया गया। This was the first time that atomic bomb was exploded. This was the first successful attempt for this at the site of the Alamogordo bombing range in New Mexico.
एंड इट इज आफ्टर दिस कि ओपेनहाइमर ने भगवत गीता को कोट किया था। अब जब इस बॉम्ब को बने 1 महीना भी नहीं हुआ था और जब ये आर्ग्यू किया जा रहा था कि शायद जापान ने सरेंडर कर दिया है, इवन देन टू शोकेस देयर पावर, यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम के एक बॉम्ब को हिरोशिमा जापान पर ड्रॉप किया। दिस क्रिएटेड अराउंड 13 किलो टन्स ऑफ फोर्स, किलिंग अराउंड 80,000 पीपल इंस्टेंटली। सिर्फ यही नहीं, महज 3 दिन के बाद इन्होंने एक और बॉम्ब फैट मैन ड्रॉप किया ऑन नागासाकी जापान, एंड दिस माइट हैव किल्ड अराउंड 40,000 पीपल। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है एंड वी हैव सीन द रेपरकशंस। महज 10 सेकंड लगते होंगे बॉम्ब को ऊपर से नीचे ड्रॉप करने में और इसके एक्सप्लोड होने में, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो सालों साल देखने मिलता है। डेकेड्स एक्सपीरियंस करते हैं और अलग अलग जनरेशंस भी। आज तक जापान में इसके इम्पैक्ट है, लोग कैंसर से पीड़ित हैं, अलग अलग डिफेक्ट्स हैं, अलग अलग रेडिएशन का उन पर इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। सो वी कैन क्लियरली से दैट ये जो क्रिएशन थी ऑफ ओपेनहाइमर, दिस क्लियरली वॉज अ मेजर डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। वैसे इस इवेंट से वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, बट दिस डिड स्टार्ट अ न्यू एरा ऑफ कोल्ड वॉर, अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, द वर्ल्ड्स 2 मेजर सुपर पावर। And we all know that it ended with the USSR's disintegration in 1991. अब इतनी सारी इवेंट्स, इतनी सारी सिचुएशंस के बाद what do you think happened with Oppenheimer? Let me frame your situation. 1945 में इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली यूएसए ने अपना एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, पर यूएसएसआर ने 1949 में ही कर दिया। तो सीधा शक गया साइंटिस्ट पर और सबसे बड़ा शक गया ओपेनहाइमर पर कि कहीं उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की, और इसी वजह से उन पर केस चला फॉर एलिजली बीइंग अ कम्युनिस्ट स्पाई। नॉट जस्ट दैट, जब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की बात की गई कि चलिए यूएसएसआर से आगे बढ़ते हैं, सुपर पावर बनते हैं, ही आउटराइटली सेड नो, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे कॉन्शियस के अगेंस्ट है। इस वजह से उन्हें उनकी देशभक्ति पर क्वेश्चन किया गया कि जब आपको दिख रहा है कि आप सुपर पावर बन सकते हो, देन व्हाई आर यू नॉट मेकिंग इट? सी, सो दैट वाज द सेकंड रीजन। थर्ड वाज कि इनका फॉर्मल एसोसिएशन नहीं था कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बट फिर भी इनके पास्ट रिलेशंस रहे हैं कम्युनिस्ट लोगों से, इस वजह से भी इन्हें क्वेश्चन किया गया। एंड फाइनली बिकॉज ही वॉज अ जूइश, दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस उन्हें क्वेश्चन किया गया और इन पर एक इन्वेस्टिगेशन चलाई गई, केस चलाई गई। 1954 में 19 दिनों की एक सीक्रेट हियरिंग हुई, जिसके बाद इनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसे रिवोक कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजें हुई, ह्यूमिलिएशन हुआ, देशद्रोही कहा गया, मच लाइक दी नंबी नारायण मूवी जो हमने देखा था रॉकेटरी में। बट फाइनली आफ्टर ऑल दिस ड्रामा एंडेड, जब ये केस खत्म हुआ, इन्हें एक लॉयल सिटीजन डिक्लेयर किया गया, बट इवन आफ्टर दैट उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसे रिवोक नहीं किया गया। अब क्योंकि ओपेनहाइमर न्यूक्लियर वेपन्स पर बेस्ड है, इसलिए दी ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये भी साथ साथ न्यूज में आ गई है, एनपीटी, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी। अब जितनी भी कंट्रीज इस एनपीटी की सिग्नेटरीज हैं, वो इस बात पर मानती है कि आज जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनके पास ये पावर है, सिर्फ उन्हीं के पास रहेगी और बाकी कंट्रीज इसका यूसेज नहीं कर पाएगी। इससे बेसिकली प्रोलिफरेशन नहीं होगा और ज्यादा एक्सप्लोरेशन और ज्यादा यूसेज नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन्स का। पर क्योंकि इंडिया डजंट वर्क ऑन दिस फिलॉसफी, इंडिया बिलीव्स कि हम वॉलंटरी न्यूक्लियर रिस्ट्रेनमेंट पे वर्क करते हैं, हमारे पास पावर रहेगा पर हम इसे खुद से होकर यूज नहीं करेंगे, मिनिमम डेटरेंस पर काम करेंगे। क्योंकि हम इस पॉलिसी पर काम करते हैं, इस फिलॉसफी पर काम करते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया अलॉन्ग विद वेरी फ्यू कंट्रीज हैज नॉट साइंड द एनपीटी अप अंटिल नाउ। सो विद ऑल दैट रोलर कोस्टर इन्फॉर्मेशन एंड द रीसेंट डेवलपमेंट, आई रियली होप कि जिन सवालों को हमने स्टार्टिंग में पूछा था उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। पर रुकिए, मुझे आपकी राय जाननी है। फॉर समवन हु वाज सच अ ब्रिलियंट जीनियस, फॉर समवन हु वाज सो कॉन्शियस फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर समवन हु नेवर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर सच इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, बट फॉर समवन जिनकी इन्वेंशन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है इंसानियत का, व्हाट डू यू थिंक? हु वाज ओपेनहाइमर रियली? वाज ही अ हीरो और वाज ही अ विलन? व्हाट वाज ही और हु वाज ही? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझे आपके ओपिनियंस जरूर जानने हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।